हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज हम 7th क्लास मैथ 2.11 को सॉल्व करेंगे कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। और उसमें जो पहला सवाल है उसकी तरफ चलें। बिल्कुल चलते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, टाइम को वेस्ट किए बगैर, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है ना, हमारा टाइम भी नहीं ना वेस्ट कर सकते। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, एक एक चीज़। इक्वेशन को मैंने रेड कलर में किया हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने रेड कलर में किया। कई बच्चों को पता होगा ये क्या है, लेकिन मैंने तो बिल्कुल ज़ीरो से एक्सप्लेन करना है, एक एक लफ्ज़ को एक्सप्लेन करना है, मैंने तो एक चीज़ को भी नहीं छोड़ना। अब इक्वेशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती हैं, पहले पता होगा तो हम सोल्व करेंगे। रट्टा तो नहीं ना मैंने मरवाना आपको, मैंने आपको सवाल समझाने हैं ताकि आप अगलों को, दूसरों को समझा सकें। रट्टा तो नहीं मरवाना मैंने। चलें, पहले मैं आपको इक्वेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। ये रहा स्टूडेंट्स इक्वेशन के इक्वेशन क्या होती है। अब इक्वेशन समझाने के लिए आपको एक्सप्रेशन भी समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल। कईयों को तो ये देख के ही पता चल गया होगा कि इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है। इक्वेशन सिंपल है कि कोई भी ऐसा सवाल जिसके अंदर इक्वल का साइन आ रहा हो, सवाल डजेंट मैटर, सवाल आप नहीं देखना क्या है, फ्रैक्शन वाला है, वेरिएबल है नहीं है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है नहीं लगा, डेसिमल वाला है, जिस तरह मर्जी सवाल आ जाए, आपने बस ये देखना है किसी भी सवाल के अंदर अगर इक्वल का साइन मौजूद है तो वो इक्वेशन बन जाती है। और एक्सप्रेशन क्या होता है देख लें, इसमें अगर इक्वल का साइन नज़र आ रहा है, नहीं ना नज़र आ रहा, तो सिंपल, जिसके अंदर इक्वल का साइन नहीं होता वो एक्सप्रेशन है। क्या मुश्किल था, कोई मुश्किल था नहीं ना। अब चलते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का थोड़ा सा नक्शा। अब देखें, हमने जितने भी सवाल है ना अपने इक्वेशन पता चल गया ना क्या होती हैं, उनको हमने इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी। अब यहाँ पर ए क्या है, जो ए को मैंने ब्लैक कलर से किया हुआ है, ये आपकी किताब में भी मौजूद है, लेकिन मैंने कहा ज़रा मैं आपको खुद समझाऊँ। ए जो ब्लैक कलर में है ये होता है कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के बिल्कुल साथ लगा होता है। और वेरिएबल क्या है, जो ग्रीन कलर में एक्स और वाई है ना, ये वेरिएबल्स हैं। और बिल्कुल देखें, वेरिएबल के बिल्कुल साथ जो हमारे पास नंबर होगा उसको कहेंगे कोफिशिएंट। वो कोई भी नंबर हो सकता है। कई दफ़ा कोफिशिएंट लगा हुआ होता है, कई दफ़ा नहीं लगा हुआ होता। जब नहीं देखे ना, अगर खाली एक्स आ जाए तो बच्चे कहेंगे सर इसके साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जब वेरिएबल आया है तो कोफिशिएंट लाजमी आएगा। जिसके साथ वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होता उसके साथ 1 लाजमी कोफिशिएंट होता है, ठीक हो गया। इक्वल के उस तरफ होगा सी, और सी होता है कांस्टेंट। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, गिनती कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है कि इक्वल के इस तरफ एक्स और वाई वाली टर्म होनी चाहिए और इक्वल के उस तरफ नंबर्स होने चाहिए। चलें अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सवाल नंबर 1 में है एक्स इक्वल -1 -3। स्टैंडर्ड फॉर्म ने क्या देखी थी कि इक्वल के इस तरफ एक्स और वाई होने चाहिए और इक्वल के इस तरफ ओनली कांस्टेंट होने चाहिए नंबर्स। तो नंबर्स तो यहाँ पर हैं, 3 भी है और एक्स भी है। एक्स इधर क्या कर रहा है, एक्स को तो इक्वल के उस तरफ वाई के साथ होना चाहिए, इक्वल के इस तरफ तो अकेला कांस्टेंट होना चाहिए जो कि ये नंबर है। तो इक्वल को, इक्वल यहाँ पर है, ये -3 को उठा के वहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। चलें जी, इक्वल के इस तरफ हमारे पास क्या है, वाई मौजूद है, वाई मौजूद है। अब ये माइनस जो एक्स है, हमेशा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी कोई नंबर, कोई वेरिएबल इक्वल के उस पार आता है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। अगर माइनस का है तो इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का है, कोई भी वेरिएबल या कोई नंबर प्लस का है तो इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर कोई भी नंबर या वेरिएबल डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने बहुत डिटेल से ये समझाया हुआ है। अब जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो तरह लीनियर क्वेश्चन वाली मेरी वीडियो देख ले, सारा पता चल जाएगा। मैंने एक्सप्लेन डिटेल से समझाया हुआ है सारा। अब यहाँ पर देखें, ये जो वेरिएबल है ये क्या है, माइनस क्या है, इक्वल के हमने उस पार लेके जाना है। तो माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के इस तरफ क्या रह गया, -x, तो उधर चला गया, पीछे -3 बच गया अकेला। तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन थोड़ा सा मसला है, बच्चे कहेंगे सर जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चे कहेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स पहले आ रहा है, वाई बाद में, फिर इक्वल के उस तरफ सी है। तो आपके सवाल में एक्स बाद में आ रहा है, वाई पहले है। कोई मसला नहीं, हम वैसे कर लेते हैं, इसको ज़रा साइड पे करके। अब देखें, एक्स बाद में, कोई मसला नहीं, एक्स पहले कर लेते हैं, ये नेक्स्ट पहले आ गया।
वाई बाद में है, बाद में कर लेते हैं। वाई के पीछे क्या साइन है, कोई साइन नहीं, यानी प्लस होगा। जिसके पीछे कोई साइन नहीं होता उसके पीछे प्लस है, ठीक है। तो प्लस ये इधर आ गया वाई और इक्वल के उस तरफ क्या हो गया 3। इतना सा काम था बस हमारा। लें, ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना आसान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में देखें इक्वल किस तरफ 0 है, -2 इधर क्या कर रहा है, ये जो जितने भी नंबर्स हैं जो कांस्टेंट हैं ये तो इक्वल के उस तरफ होने चाहिए। यहाँ पर तो वाई और एक्स अपनी अपनी जगह पे मौजूद है, बस थोड़ा सा इनको चेंज कर लेंगे। -2 इधर नहीं होना चाहिए, ये 2 तो उधर होना चाहिए। चलें, सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, एक्स वाली टर्म सबसे पहले होने चाहिए और एक्स वाली टर्म हम पहले लिखेंगे जो कि है 3x। बच्चे ये लिख लेते हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि जो 3x के पीछे माइनस है वो भी साथ जाएगा, -3x है। अब दूसरे नंबर पे हमारा होता है y, और y को दूसरे नंबर पे कर लेते हैं। y के पीछे क्या साइन है, कोई साइन नहीं, यानी प्लस होगा। अब ये -2 तो इक्वल के उस तरफ होना चाहिए, तो ले जाएं, इक्वल का साइन डालें। अब ये -2 है तो जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2। लें, ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बच्चे कहेंगे सर ये 0 0 0 किधर गया, 0 किधर गया। चलो यार 0 इधर ही रहने दो, ठीक है, +0 इधर रहने दो, बेशक 0 के पीछे कोई नहीं, प्लस है ना। तो 2 को जब 0 के साथ प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा ना। 3x + y = 2, तो वही जो है जवाब बन गया, ठीक है। इतने आसान थे ये सवाल। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का तो पता चल गया होगा कि हमने इक्वल के इस तरफ एक्स और वाई वाली टर्म रखनी है और इक्वल की इस तरफ ओनली कांस्टेंट यानी नंबर्स जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। चल जी, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट बिखरे पड़े हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी आती है। चलें जी, आहिस्ता आहिस्ता करके चलते हैं। ये जो 3 है, 3 इक्वल की इस तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जरा 3 को थोड़ा सा उधर ले जाते हैं ना, डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। y - 2 इक्वल की तरफ 2 नंबर है ना, तो इन दोनों के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल की तरफ क्या रह गया, 5 रह गया और ब्रैकेट में रह गया x + 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3y माइनस का साइन, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इक्वल का साइन, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5x, बिल्कुल ज़बरदस्त। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10। चलें जी, अब x को y की तरफ पास ले जाएंगे और ये -3 इधर क्या कर रहा है, ये जितने भी नंबर्स हैं, नंबर तो इक्वल के इस तरफ होते हैं। चलें, ये 5x जो है अब इसको ले जाते हैं इक्वल के उस तरफ अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x और y होते हैं वो इक्वल के इस तरफ होते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल के इस तरफ होते हैं। 5x यहाँ पर पहले 3y मौजूद है, 5x पीछे क्या लगा हुआ है, प्लस, कोई साइन नहीं 5x के पीछे यानी प्लस है। जब 5x प्लस का था इक्वल किस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा -5x, इक्वल का साइन -3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि -3 को हमने इधर लेके आना है। इक्वल किस तरफ क्या मौजूद था, 10 मौजूद था। अब ये -3 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब कई बच्चे कहें सर 10 के पीछे तो प्लस था, आपने प्लस क्यों नहीं लगाया, तो प्लस इसलिए नहीं लगाया, हमको पता होता है जिस नंबर के पीछे कोई साइन नहीं है उसके पीछे प्लस होता है, ठीक है। चलें सोल्व करें। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक एक्स वाली टर्म पहले होती है तो एक्स वाली टर्म पहले लिख दें 5x, ठीक है, कोई गलती तो नहीं, गलती है। 5x को हम लेके जा रहे हैं तो उसका साइन भी साथ लेके जाएंगे तो -5x। 3y दूसरे नंबर पे मौजूद होता है तो साइन क्या है, पीछे प्लस है तो प्लस लगेगा, इक्वल 10 में +3 करें तो क्या बन गया 13। ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म इक्वल के उस तरफ कांस्टेंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़रा मसला ये है, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई ये ऊपर डिवाइड हो रहा है ना, इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते क्योंकि ये सिर्फ इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा। तो पहले तो हमें ये जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है इसको ज़रा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करना पड़ेगा, देखें ये 5/3 जो है ये माइनस हो रहा है 3 से, तो इसको भी जब तक फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक ये सोल्व नहीं होंगे। तो इसको भी फ्रैक्शन में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 3 के नीचे क्या है, हमको पता होता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। दोनों 5y/3 3/1 दोनों फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। अब फ्रैक्शन फॉर्म बनाने के बाद हमें सबसे पहला काम ये करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, एक के नीचे 3 है, एक के नीचे 1 है, तो क्या हम 1 को 3 बना सकते हैं,
बिल्कुल बना सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 1 से 3 नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई करवाया तो ऊपर वाले का क्या कसूर है, ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना। अगर नीचे 1 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से तो ऊपर भी करवाना पड़ेगा लाजमी। ठीक है, अब सोल्व करके देखते हैं। ये x माइनस 1 इक्वल 5y/3 माइनस 3 3 ज़ार 9 1 3 ज़ार 3। क्या बात है, हमारा हो गया डिनोमिनेटर सेम। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इसको लिख लेना है एक दफ़ा। डिनोमिनेटर सेम करके उसको लिखना होता है एक दफ़ा। ऊपर 5y, दरमियान में माइनस का साइन है, और 9 को लिख लेते हैं एक दफ़ा। अब हमारा ये सवाल बन गया, ये अब ये बन गया। अब ये जो 3 है इसको हम ले जाते हैं उधर। 3 इधर क्या हो रहा है, 5y माइनस 9 से डिवाइड हो रहा है। तो जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो x माइनस 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल की इस तरफ क्या रह जाएगा, 5y माइनस 9। अब 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को इससे भी 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। 3x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x बन जाएगा, माइनस का साइन, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 बन जाएगा, और इक्वल की इस तरफ 5y माइनस 9 मौजूद है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। x इधर मौजूद है, 5y इक्वल के इस तरफ है, इधर क्या कर रहा है, इसको तो इक्वल के इस तरफ x के पास होना चाहिए, और ये -3 इधर क्या कर रहा है, इसको तो इक्वल के उस पार होना चाहिए। कर लेते हैं, करना आता है हमें। 3x अपनी जगह पे मौजूद है, क्या बात है। अब 5y, इसके पीछे क्या साइन था, प्लस, जिसके पीछे कोई साइन है उसके पीछे प्लस होता है। अब ये प्लस का 5y इक्वल किस तरफ आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 5y। इक्वल का साइन अपनी जगह पे मौजूद है, इक्वल के उस तरफ क्या था, -9, और ये -3 है, इक्वल के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। 3x अपनी जगह पे मौजूद है, -5y अपनी जगह पे मौजूद है, और इन दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 9 -9 +3। इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6। देख लेना, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 निकाले 6, बड़ा नंबर 9 था उसके पीछे माइनस है तो साइन माइनस का। ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले x वाली टर्म, बाद में y वाली टर्म, और इक्वल के उस तरफ कांस्टेंट, यानी ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में भी हमारे वेरिएबल, हमारे कोफिशिएंट, हमारे कांस्टेंट बिखरे पड़े हैं। इक्वल की कुछ इस तरफ है, इक्वल की कुछ उस तरफ है। हमने बारी बारी करके एक तरतीब से अपने कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल को तरतीब से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलें जी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनानी आती है। एक बार फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लें, एक्स वाला वेरिएबल, एक्स वाली टर्म पहले, बी वाली बाद में, वाई, एक्स वाली पहले, वाई वाली बाद में, और इक्वल के उस तरफ कांस्टेंट रखना है। ठीक हो गया। चलें जी, अब बनाते हैं इस सवाल को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें हमें करना ये पड़ेगा, हम देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x माइनस 1 से, और इक्वल का साइन। इस 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं y प्लस 2 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करवाना आता ही होगा ना यार। अब 3 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा 3x, माइनस जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 बनेगा। अब 2 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y बन जाएगा, प्लस जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 बन जाएगा। ले, इतना सा काम था। बच्चे ये सवाल देख के घबरा गए होंगे, ओ तेरी ये क्या चीज़ आ गई, फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन। कोई मसला नहीं, हो गया ना। दूसरे स्टेप में हमारा काम सोल्व। x अपनी जगह पे मौजूद है, अब ये -3 कांस्टेंट इक्वल की उस तरफ चला जाएगा, और जो y वाला हमारी जो टर्म है ये इक्वल की इस तरफ आ जाएगी। 3x अपनी जगह पे मौजूद है, इस -3 को उधर लेके जाना है ना, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर y को लिखना है ना। अब ये 2y इधर है, साइन बताएंगे यहाँ पर क्या है, प्लस, बिल्कुल ठीक है, कि जिसके पीछे कोई साइन नहीं होता उसके पीछे प्लस होता है। तो जब 2y प्लस क्या है तो इक्वल की इस तरफ क्या होगा आके, बिल्कुल ठीक है, -2y बन जाएगा, और इक्वल के उस तरफ क्या मौजूद है, +4। प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो, क्योंकि लाइक बच्चों को पता होता है जिस नंबर के पीछे कोई साइन नहीं उसके पीछे प्लस होता है। अब ये -3 था, ये इक्वल के जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, +3। 3x अपनी जगह पे मौजूद है, -2y अपनी जगह पे मौजूद है, इक्वल अपनी जगह पे मौजूद है। अब 4 + 3 बन गया 7। इतना सा काम था, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। इसमें 4 जो है यहाँ क्या कर रहा है, पहले तो फ्रैक्शन ख़त्म करें ना। इस 4 यहाँ पर देखें 2x + 1 से 4 डिवाइड हो रहा है, तो 4 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2x
प्लस 1 इक्वल, जब 4 डिवाइड हो रहा है उधर जाके y माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दो। 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y बन जाएगा, माइनस जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। इतना सा काम था। 2x अपनी जगह पे मौजूद है, वाह जी वाह, क्या बात है। अब 4y, अब तो आपको एक्सपर्ट हो गए होंगे यार, 4y के पीछे कोई साइन नहीं, आपको पता है प्लस क्या है। जब प्लस क्या है तो इक्वल किस तरफ आके 4y माइनस का हो जाएगा। इक्वल का साइन 1 इसलिए नहीं लिखा कि 1 को हम नहीं था लेके आना है। यहाँ पर इक्वल किस तरफ क्या मौजूद था, -4 मौजूद था। अब प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, नहीं सोल्व नहीं करना, ये तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। 2x माइनस 4y अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। इक्वल किस तरफ क्या हो रहा है, 2x अपनी जगह पे, -4y अपनी जगह पे। कैलकुलेटर से सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, बड़ा नंबर 4 है, पीछे माइनस है, यहाँ माइनस लिख लें। ये हमारी बन गए सारे के सारे सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या चीज़ थी इसमें मुश्किल, कोई था मुश्किल नहीं ना मुश्किल। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलें स्टूडेंट्स, अब टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चलें जी, अब हमारे पास जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं उनको लीनियर इक्वेशन में बनाना है। 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। वेरिएबल मैंने बता दिया ना, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना वो वेरिएबल्स होंगे आपके। और इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इक्वल का साइन भी हो बीच में। अब देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में बताया जा रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11। ये सवाल है आपका, ठीक है, किताब में लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 11। 2 नंबरों का जो सम करें ना, कोई से 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर ले लें, उनको जब सम करें यानी प्लस करवाएं तो आंसर 11 आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें कहीं स्टेटमेंट में बताया हुआ कौन से 2 नंबर, हमें तो पता ही नहीं है नंबर कौन से हैं। तो फिर लेट कर लेते हैं ना, सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर कि जो हमारा पहला नंबर होगा वो क्या होगा। अपने कोई मर्जी जो मर्जी वेरिएबल रख लें, एक्स रख लेते हैं क्योंकि एक्स ज़्यादा यूज़ होता है ना। आप बेशक अपने नाम के अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, के रख लें, ए रख लें, ए रख लें, एच रख लें, बी रख लें, जो मर्जी रख लें। ज़्यादातर एक्स वाई यूज़ होता है इसलिए हम ज़्यादातर वही रखेंगे। फर्स्ट नंबर हम रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सपोज कि एक्स होगा, और सेकंड नंबर हम रख लेते हैं क्या पता वाई होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सवाल के मुताबिक अब बनेगा ये कि वो कह रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर ये थे, पहला क्या था एक्स, दूसरा क्या था वाई। अब इन दोनों का क्या किया जा रहा है, सम करवाया जा रहा है यानी प्लस किया जा रहा है, तो प्लस दरम्यान में लिख लें। इज़ 11 यानी इन दोनों का सम 11 बन रहा है, यानी आंसर 11 आ रहा है। तो इन 2 नंबरों को प्लस करवाएं तो आंसर आ रहा है 11। बस इतना सा काम था जी, बिल्कुल इतना। सोल्व नहीं करना ना, बिल्कुल नहीं, सोल्व की तरफ तो हमने जाना ही नहीं है, बस हमने कंस्ट्रक्ट करना था। ये स्टेटमेंट हमने सिर्फ बनानी थी, सोल्व तो करनी नहीं है, बस इतना काम था, है ना आसान। चलें अपने सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल्स इज़ ₹90। यानी एक किताब है और 2 पेंसिल्स हैं, उन दोनों की प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ है, यानी दोनों को प्लस करके 90 रुपीज़ बन रहे हैं। अब सवाल सोल्व करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हमें बुक की और पेंसिल्स की प्राइस पता है? नहीं ना पता, तो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि बुक की जो प्राइस है ना वो होगी हमारे पास x, ठीक है, और 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है, 2 पेंसिल्स हैं। पेंसिल को हम लेट कर लेते हैं कि पेंसिल को हम y लेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पेंसिलों का जिक्र किया जा रहा है इसलिए y के पीछे 2 डालना है कि 2 पेंसिल्स हैं। वह पेंसिल्स हमने y लेट किया ना, लेकिन यहाँ पर 2 पेंसिलों का जिक्र किया जा रहा है इसलिए 2 पेंसिल्स, y को हमने पेंसिल्स लेट किया। चलें जी, अब सवाल करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के मुताबिक क्या बताया जा रहा है कि इन दोनों का जो बुक और पेंसिल्स का सम था वो 90 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास हो गई बुक और ये हमारे पास 2 पेंसिल्स हो गई, और इन दोनों की जो प्राइस है यानी इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आ रहा है 90। इतना सा सवाल था बस। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है द वेट ऑफ ज़ैनब इज़ 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हामिद, ठीक है, यानी ज़ैनब का जो वेट है ना वो हामिद के वेट से 1/3 है, ठीक है। अब ना हमें ज़ैनब का वेट बताया ना हमें हामिद का वेट बताया, सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 1/3 क्या चीज़ है।
चलिए 1/3 क्या है, 1/3 को ना आपको थोड़ी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, आप लें जल्दी जल्दी एक शवारमा, जल्दी खरीद के लें, पहले शवारमा ले आए, शवारमा शवारमा हो जाए, बर्गर हो जाए, ठीक है, या पिज़्ज़ा हो जाए। अब ऐसा करें, शवारमा या बर्गर या पिज़्ज़ा के 3 इक्वल पीस कर दें, कर लिए 3 इक्वल पीस। अब उसमें से एक मुझे दे दें, बस ये है 1/3, 1 यानी 1/3। ठीक हो गया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। ज़ैनब का वेट क्या था, हमें नहीं पता, तो ज़ैनब का वेट हम एक्स लेट कर लेते हैं कि ज़ैनब का वेट ना एक्स होगा, और हामिद का वेट हम कर लेते हैं वाई को वाई लेट कर लेते हैं। अब जो ज़ैनब का वेट है ना, वो हामिद के वेट से 1/3 है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो ज़ैनब के वेट को 1/3 दे देते हैं। ज़ैनब के वेट को 1/3 नहीं देना, हामिद के वेट को 1/3 देना है। 1/3 हामिद के वेट को दे देंगे। अब इस सवाल के मुताबिक हम अपना जो सवाल है कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, क्या बताया जा रहा था, जो वेट है ज़ैनब का और जो वेट है हामिद का, इन दोनों को इक्वल रखना है। यहाँ पर रख लें सबसे पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ लिखना है किसकी, ज़ैनब का वेट, और यहाँ पर लिख देना है हामिद का वेट। नहीं जी, ये बन गया हमारा सवाल, सोल्व हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज़ 30। सवाल मुश्किल नहीं है, आसान है, समझने की कोशिश करें। किन दो चीज़ों की बात हो रही है, सवाल को सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की बात हो रही है, 2 नंबरों की बात हो रही है ना। हमें नहीं पता फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, लेकिन ये पता है कि इन 2 नंबरों को 2 टाइम और 3 टाइम करवा के प्लस करवाया जा रहा है, सम करवाया जा रहा है। चलिए सम तो बाद में करते हैं, पहले देखें फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर सपोज है एक्स, ठीक है, और सेकंड नंबर सपोज कर लेते हैं वाई। अब यहाँ पर गौर से स्टेटमेंट पढ़ें, द सम ऑफ 2 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी जो फर्स्ट नंबर है ना वो 2 टाइम हो रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एंड जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वो 3 टाइम्स हो रहा है, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ये हमारा बन गया फर्स्ट नंबर, ये हमारा बन गया सेकंड नंबर। अब इन दोनों को सम करवा लेते हैं, प्लस करवा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर है, ये है हमारा सेकंड नंबर, और इन दोनों की सम की बात की जा रही थी, यानी प्लस की बात की जा रही थी, प्लस करवा दिया। और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, यानी इन दोनों को सम करवाने से आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है ना। आसान सवाल। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लें जी, इतना आसान सवाल, सिंपल, इतना आसान लिखा हुआ है, सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड काशिफ इज़ 25 ईयर्स। यानी हानिया और काशिफ की जो एजेस है ना, उन दोनों को प्लस करवाए ना, तो वो 25 बन रही है। ना हमें पता है हानिया की एज, ना हमें पता है काशिफ की एज, तो सपोज कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं कि हानिया की एज क्या होगी, एक्स होगी, काशिफ की एज क्या होगी, वाई कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, इन दोनों की एजेस को प्लस करना है, तो एक्स प्लस वाई। हानिया और काशिफ की एजों को सम करवा लिया, और वो किसके इक्वल आ रहा था, 25 के। इतना सा सवाल था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, एक बात याद रखना है, कई बुक्स पर यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, कई बुक्स पर 26 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें ना, कई बच्चे कहें सर आपका सवाल गलत हो गया। यार आपने मेथड को समझना है, ठीक है ना। मेथड को अगर आपके जहन में होना चाहिए, मेथड, सवाल जैसा मर्जी है, पेपर में क्या पता है यहाँ पर 25 की जगह 35, 75 या 19 या 100 कुछ भी आ सकता है, चेंज हो के आ सकता है ना। तो आपने, आपका पास मेथड क्लियर होना चाहिए, सवाल कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अगले सवाल में बताया जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स, के 3 फुटबॉल की कीमत एंड 7 बास्केटबॉल्स, एंड 7 बास्केटबॉल की कीमत कितनी है, 3000 रुपये। आपको पता है कि जो 3 फुटबॉल हैं वो कितने के हैं, 7 जो बास्केटबॉल हैं वो कितने के हैं, नहीं ना पता, तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स, कि 3 जो बास्केटबॉल है ना उनको हम फॉर एग्जांपल एक्स लेट कर लेते हैं, और फुटबॉल को एक्स लेट कर लिया, और बास्केटबॉल को हमने वाई लेट कर लिया था। अब देखें कितने फुटबॉल थे, 3, तो एक्स के साथ 3 डाल दें, 7 बास्केटबॉल 7 थे, तो वाई के साथ 7 डाल दें, सिंपल, ठीक हो गया। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 3 फुटबॉल और 7 बास्केटबॉलों की कीमत, यानी इन दोनों को प्लस करके 3000 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि जो 3 फुटबॉल थे और 7 बास्केटबॉल थे, इनको प्लस करवा के आंसर कितना आ रहा था, 3000 रुपीज़। इतना सा काम था बस।
बस इतना काम। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, इस सवाल में बताया जा रहा है इफ़ न्यूमिनेटर। अब ये न्यूमिनेटर क्या होता है एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पता होगा, मैं बता देता हूँ क्या होता है। जो फ्रैक्शन वाली टर्म होती है ना 2/3 या 6/9 जो भी है, वो ऊपर बता ही देता हूँ आपको। ये कुछ नंबर लिखे हैं, इनमें जो 2/3 है, इसमें जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाला नंबर जो है 2, ये न्यूमिनेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। 6/9 में 6 न्यूमिनेटर है और जो 9 है वो डिनोमिनेटर है। 5/7 में 5 जो है वो न्यूमिनेटर है और 7 जो है डिनोमिनेटर है। बस इतना सा काम था। अब आपको सवाल अच्छे से समझ आ जाएगी। बताया जा रहा है कि जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है ना ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का, आर डिक्रीज बाय 3, वो 3 से माइनस हो रहे हैं। ठीक है, उनमें से 3 को माइनस करवाया जा रहा है। हमें न्यूमिनेटर का भी नहीं पता, डिनोमिनेटर का भी नहीं पता, तो 3 को खाक माइनस करवाना है। चल लेट कर लेते हैं ना। लेट जो न्यूमिनेटर है वो x होगा और जो डिनोमिनेटर है वो y होगा। अब स्टेटमेंट के मुताबिक क्या बताया जा रहा है कि ये डिक्रीज बाय 3, कि इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिक्रीज करवाया जा रहा है, यानी माइनस करवाया जा रहा है। तो इसमें से भी 3 को माइनस करवा दें, इसमें से भी 3 को माइनस करवा दें। हो गया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब हमारे सवाल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो ये दोनों हैं ये फ्रैक्शन में है। द फ्रैक्शन बिकम 2/3। न्यूमिनेटर किसे कहते हैं? ऊपर वाली टर्म को। तो x/3 ये ऊपर वाली टर्म है, न्यूमिनेटर x/3 है ना, तो ये ऊपर वाली टर्म हो गई। ये लें जी ऊपर वाली टर्म। डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली टर्म को। तो नीचे वाली टर्म क्या थी? डिनोमिनेटर y-3। ये लें जी y-3। द फ्रैक्शन बिकम 2/3। तो ये जो हमारा सवाल है ना, ये क्या बन जाता है? किसके इक्वल आ जाता है? इक्वल आ जाता है 2/3 के। इतना सा सवाल था। ये x-3 न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शन बिकम 2/3, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 2/3 बन जाता है। बन गया 2/3। इतना सा सवाल था। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये क्या, आगे तो कोई सवाल है ही नहीं, बस ख़त्म हो गए सवाल। उफ, क्या यार, आपको सवाल करवाने में इतना मज़ा आ रहा था, इतना मैं मसरूफ़ था कि पता ही चला कि सवाल ख़त्म भी हो गए हैं। इतना सा था बस हमारा काम। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, आपका ही फ़ायदा है। बताया था कल मैंने, लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो मेरी सबसे ऊपर आएगी। आपकी जो भी मैं वीडियो चढ़ाऊँगा सबसे ऊपर आएगी, फिर आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, आराम से मिल जाएगी। चलें स्टूडेंट्स, फिर आप वीडियो देखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।